भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबके लिए बहुत खुशी, स्वाभिमान और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरी एक और बात कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी 100 वर्ष का हुआ और हम शताब्दी वर्ष में हैं, इसके लिए भी बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ और भारत में ये लोकतंत्र की स्थापना हुई संविधान के द्वारा। कह सकते हैं कि आधुनिक रूप में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऐसा नहीं है कि ये लोकतंत्र भारत में पहली बार आया, लेकिन इस संविधान के द्वारा आधुनिक भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत तो बहुत पुरानी सभ्यता है, ऐसा मानते हैं कि कम से कम 5000 साल की है, वैसे उससे भी ज्यादा पुरानी सभ्यता है ये। तो इस धरती पे न जाने कितने एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इस धरती ने तो डेमोक्रेसी भी देखी, और भी जितने भी गवर्नेंस के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं वो हुए ही होंगे, ऐसा सब मानते हैं और सही भी है, क्योंकि ये कालखंड और बहुत पुरानी सभ्यता की धरती है ये, जिसको भारत की सभ्यता बोलते हैं। तो हमने तो यहाँ राजतंत्र भी देखा, हमने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी देखी, एक्सपेरिमेंट करी, ऑटोक्रेसी भी देखी, रिपब्लिकनिज्म भी देखा, और बहुत सारे समय में छोटे छोटे एरिया में, अलग अलग एरिया में एनार्की भी देखी देश ने, कि जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी फिर भी चल रहा था, अव्यवस्थित भी रहा। तो यानी जो आप सोच सकते हैं सब तरह के यहाँ एक्सपेरिमेंट हुए, और उन्हीं अनुभवों के आधार पे आज एक व्यवस्थित संविधान जो हमको 26 जनवरी 1950 को बनाया गया, और आज 74 वर्ष हो गए हमारे संविधान को, उसने अपने तरीके से भारत के लिए रिजल्ट दिए। अगर 74-75 वर्ष का कालखंड देखेंगे तो एक परिस्थिति आती है, और अगर 5-7 हजार साल का देखेंगे तो दूसरी परिस्थिति आएगी। और भारत एक डेमोक्रेटिक, तय किया गया कि भारत एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है। अब इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी तो है, वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे मोनार्क सिस्टम है, क्राउन है, उसके आधार पे सारा चलता है। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज भी संसार में चलती हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने 76वें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा, अभी बहुत रिसेंटली कहा, कि इंडिया इज नॉट जस्ट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत की जो व्यवस्था है ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो है, लेकिन भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। बहुत सारे तरीकों से हो सकता है आज की फॉर्म में वो न भी होती हो, आज के आपके जो फ्रेमवर्क है उससे थोड़ी अलग हो, वो तो होगी ही, हो सकती भी है कि प्रजा परिषद रही, ग्राम की सभा रही, अलग अलग फॉर्म में डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट हुआ।
और इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ने अभी एक किताब भी निकाली है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के हैं और जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। आपको गर्व के भाव का एहसास होगा कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं। इसीलिए संविधान में खास लिखा गया कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, यानी गण के द्वारा, लोगों के द्वारा हर पद पर पहुंचा जाएगा। भारत में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो कि कहें कि इसके लिए फिक्स है। कोई भी भारतीय उस पद पे जा सकता है। अदरवाइज डेमोक्रेसी में भी जो मोनार्क सिस्टम्स हैं, बहुत सारे संसार में, बहुत सारे देशों में चलता है, वहाँ कई सारे ऐसे पद हैं जिसपे नहीं जा सकते आप। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लोगों का देश, लोगों के द्वारा बनाया संविधान सभी को एक तरह की के अवसर प्रदान करता है। ये एक संविधान की बहुत बड़ी ताकत है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने सोचा कि 26 जनवरी है भारत का लोकतंत्र 74 वर्ष का हुआ, तो जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 से ये जो शुरू होता है कि आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब भारत तय किया उस समय कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। बहुत बार हम बोल देते हैं कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, सेंटर है, केंद्र की एक व्यवस्था है, मजबूत व्यवस्था है, और राज्य जो है उसके हिसाब से आगे चलेंगे। यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है अमेरिका की तरह। ये भारत के बच्चों को, भारत के सिटीजन्स को ठीक से समझना चाहिए कि बनाने वालों ने हमको यूनियन ऑफ स्टेट रखा, जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और मैं सोच रहा था कि लास्ट जो आर्टिकल है 395, यानी 1 से शुरू होकर 395 तक, 395 कुछ जो पुराने एक्ट थे उनको रिपील करता है कि अब हम नई व्यवस्था में जा रहे हैं। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 समाप्त हो गया 26 जनवरी को। दूसरा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी समाप्त हो गया उस दिन। एक एक्ट समाप्त नहीं किया उस दिन, और उसके कुछ कारण उस समय रहे होंगे। वो था एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट 1949, कि यानी थोड़े दिन तक सुप्रीम कोर्ट वाला जो काम है वो अभी वहीं से चलेगा, और बाद में हो गया। लेकिन एक अच्छी और बात क्या, ये तो एक डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात हुई कि आर्टिकल 1 से 395 तक क्या क्या हुआ। एक ने नाम दिया और दूसरे ने नाम और स्ट्रक्चर दिया, और लास्ट आर्टिकल ने जो पुराने जिससे भारत चल रहा था वो सारे एक्ट रिपील हो गए उससे। लेकिन एक और बात है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं पास किया। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। शायद अंग्रेजों ने जब ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया तो सोचा होगा कि जो ये डोमिनेंस स्टेटस की जो बात है उन्होंने देने का उस समय प्रयास किया, भारत ने उसी के बाद ही नहीं उसको माना, और हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास किया। यानी हमने शक्ति का प्रदर्शन तभी से शुरू कर दिया था, और आज जो है भारत एक शक्तिशाली, वैभवशाली देश बना है। तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है कि हम सब जो इस देश के बच्चे हैं, हमको एक अच्छा संविधान मिला और एक शक्तिशाली भारत बना। पर मन में एक बात आती है कि इसने सबसे अच्छा क्या किया। बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी बात होती है, पर सबसे अच्छा क्या किया, तो मेरे मन में आता है कि संविधान ने सबसे अच्छा क्या किया कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की। देश की एकता और अखंडता की रक्षा की। आप सभी लोगों को यदि कहा जाए कि जरा इसमें नंबर दीजिए, तो आप सब 100 में 100 नंबर देंगे संविधान को। जब जब संकट आया इसने उसका जवाब भी दिया, और देश की एकता और अखंडता के लिए पूरा देश खड़ा हुआ, ऐसा देश का मन भी बनाया। ये मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी हमारे देश की उपलब्धि 74 वर्ष में है। आप ये देखिए, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो सारे देश ने उसका विरोध किया, सारे देश ने विरोध किया। और उस समय के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, उनके नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हुआ। हड़ताल हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, और अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार भी हुआ। एक ऐसा माहौल बना कि 6 साल के अंदर 1911 में इनको ये वापस लेना पड़ा, बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। उन्होंने निर्णय बदला, और शायद एक कारण ये रहा 1911 में कि उन्हें लगा कि कलकत्ता सेफ प्लेस नहीं है, राजधानी दिल्ली आ गई, और यहीं पर ब्रिटिश राज आ गया जहां आज हम खड़े हैं। और यहीं से ब्रिटिश राज चला। कब तक चला? बहुत दिन चला, 1931 तक चला, लॉर्ड इरविन के टाइम तक चला, जब तक कि वायसराय हाउस तैयार हुआ, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं।
तो ये वो जगह है जिसने इतिहास देखा होगा, इसने ये भी देखा कि कलकत्ता से कैपिटल कैसे यहाँ पे आई और क्या कारण रहे, क्योंकि देश खड़ा हो गया। लेकिन जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो अभी राम माधव जी की एक पुस्तक आई थी, उसके कार्यक्रम में भी मुझे जाने को मिला, और किताब का नाम है पार्टीशन इन फ्रीडम, पार्टीशन फ्रीडम। और उसका पहले चैप्टर का टाइटल है जो कि मुझे ना एक सोचने पे मजबूर किया। और आप भी जब उस किताब को पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर के पहले टाइटल ही हमें सोचने को मजबूर करता है। टाइटल है नोबडी वांटेड इट, नोबडी वांटेड इट बट नोबडी स्टूड अप। नोबडी वांटेड इट, पार्टीशन किसी ने कोई चाह नहीं रहा था, लेकिन कोई इसके खिलाफ खड़ा भी नहीं था। मतलब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 6 वर्ष के अंदर वो निर्णय वापस लेना पड़ा। लेकिन 1947 में देश का विभाजन हुआ, कोई चाहता नहीं था, लेकिन कोई खड़ा भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। नोबडी वांटेड एक्सेप्ट मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो चाहती थी, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग तो चाहती थी, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? ये एक सोचने की बात है। आज जो है 74 वर्ष का संविधान हो गया, 75 से ज्यादा वर्ष की हमारी आजादी हो गई। ये सोचने की बात है कि उस समय कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ उसके खिलाफ। जब ये मैंने पुस्तक पढ़ी तो मेरे मन में भी आया कि खड़े होना तो चाहिए था, उसका विरोध करना तो चाहिए था, लेकिन विरोध देश ने किया। उसके जो भी कारण रहे होंगे, आज समय नहीं है उस पर जाने का। पर एक और बात है कि उस दिन आजादी की रात कोई सोया नहीं। भारत में उस आजादी की रात कोई सोया नहीं, क्योंकि कोई बहुत खुश था, कोई बहुत दुखी था, कोई कंफ्यूज था, कोई सोच रहा था, चिंता में था। किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है। और जिन राज्यों का बंटवारा हुआ, पार्टीशन होना था बंगाल का, पार्टीशन होना था पंजाब का, जो स्टेट सीधे सीधे चली गई, सिंध और बलूचिस्तान, उनकी बात नहीं कर रहा, पर जहां होना था किसी को मालूम ही नहीं था कि कौन कहां जाने वाला है। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि आपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन शिफ्ट होनी है, उसकी कोई तैयारी नहीं करी। पूरी की पूरी पॉपुलेशन शिफ्ट होनी है, आपको था कि लोग शिफ्ट करेंगे नहीं। ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसको था कि लोग शिफ्ट करेंगे नहीं। अरे कैसे हो सकता है कि लोग शिफ्ट नहीं करेंगे? लोग शिफ्ट भी हुए, और कितने लोग मरे इसका किसी को मालूम ही नहीं है, और कोई लिस्ट ही नहीं बनी कि कितने लोग मरे, कहां कहां मरे, किस जिले में मरे, इसका प्रयास ही नहीं किया गया। क्योंकि डॉक्यूमेंट होगा तो कल को तंग करेगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंजाब के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। बंगाल के अंदर भी 5 से ज्यादा लाख लोगों की मरे, टोटल 10 लाख से ज्यादा लोग मरे होंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट की बात है, जिनको घर छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा अपना, ऐसे लोगों की संख्या 30 से 40 लाख की। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में करने का प्रयास शायद सोच समझ के नहीं किया होगा उस समय की ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने। एक किताब आई थी फ्रीडम एट मिडनाइट, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वॉइस रहे थे, वो एक इंटरव्यू देते हैं, और वो कहते हैं उस इंटरव्यू में, जब वो राइटर उनसे पूछता है कि आपको किसी चीज का मलाल है क्या, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने ना मेरे एफर्ट को, मेरी उपलब्धियों को सराहा नहीं। ब्रिटेन डिड नॉट रिकॉग्नाइज माई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिड नॉट अप्रिशिएट माई वर्क। उन्होंने मुझे सराहा नहीं। मैंने ब्रिटेन को ब्रिटिश इंडिया से बाहर निकाला। आपने देखा अफगानिस्तान से अमेरिका कैसे निकला, बेइज्जत होकर। लेकिन कहता है मैंने ब्रिटेन को ब्रिटिश इंडिया से बाहर निकाला, पार्टीशन करा के निकाला, और एक भी ब्रिटिश ब्लड की बूंद नहीं गिरी। यानी एक भी ब्रिटिश व्यक्ति की हत्या नहीं हुई उस प्रोसेस में, कोई मरा नहीं। सबको सेफ करके मैंने बाहर निकाला। मेरे एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया ब्रिटेन ने। पर मैं सोचता हूँ लॉर्ड माउंटबेटन साहब, आपको 10 लाख लोगों की हत्या का कोई ध्यान नहीं आया? 30-40 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा, उसके कसूरवार आप अपने आप को नहीं मानते हैं? कैसी सोच है ये? कैसी खतरनाक सोच है ये? जिन लोगों ने राज किया कि उनको 10 लाख लोगों को, उनको ब्रिटिश ब्लड और इंडियन ब्लड के अंतर करते हैं। व्यक्ति के, प्रजा के खून में भेद करने वाली जो कोई भी शासन पद्धति होती है, वो कितनी अजीब, कितनी गलत होती है, ये इसका एक प्रमाण है जो हमको आज समझने की आवश्यकता है, ताकि कल ऐसा ना हो जाए। आज तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, लेकिन कल ऐसा ना हो, इसके लिए भारत का मन मजबूत करने की एक आवश्यकता है। और ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, ये 15 जुलाई 1947 को लागू हुआ।
बहुत लंबी बहस हुई इसमें, बहस हुई बहुत बहस हुई विंस्टन चर्चिल, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चुनाव हुआ और वो हार गए, चुनाव हार गए। तो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे जब ये इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पार्लियामेंट में आया, और उस समय के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। और आप सब जानते हैं कि विंस्टन चर्चिल इसके बड़े विरोधी थे कि भारत को स्वाधीनता दी जाए, और अगर वो चुनकर आगे होते तो शायद ये डिले भी होता, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने क्या कहा जब वो बोल रहे थे इसमें, मैं उनको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मिस्टर क्लीमेंट एटली, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, Indians are incapable of ruling themselves. Indians are incapable of ruling themselves. Power will go into hands of rascals, rogues, and freebooters. The blood of these hungry millions will be on your hand. Please don't do this. देखिए, माउंटबेटन की सोच देखिए, और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो सोच तो देखिए ना। वो क्या बोलता है कि हम अपना शासन नहीं चला सकते, हम रास्कल्स हैं, रोग्स हैं, फ्री बूटर्स हैं। और आज चर्चिल साहब अगर आप ऊपर होंगे, माउंटबेटन साहब आप ऊपर होंगे, हमने आपको दोनों को भारत के बच्चों ने गलत साबित किया। भारत सबसे सशक्त लोकतंत्र है इस समय विश्व का, सबसे ताकतवर लोकतंत्र है, और भारत में जो लोकतंत्र की और संविधान के प्रति लोगों की जो आस्था है वो अक्षुण्ण है। कभी उसको लेकर सवाल देश में नहीं हुआ है। तो आपको हमने 100% गलत साबित कर दिया। मैं समझता हूँ ब्रिटिश इंडिया से जो हम बने, इंडिया बना, भारत बना, बहुत सारी चीजें छूटी होंगी। तो आज जो है ये जो मानसिकता है, इसको भी त्यागने की जरूरत है। अब एक और बात है, एक व्यक्ति जिसका मैंने जिक्र किया, जिन्ना का, उनका क्या रोल था सारे मामले में? आप देखिए कि दोनों की मैंने सोच तो बताई, अब उस सोच ने किया क्या, उसने सोच ने किया क्या? आपको ध्यान होगा कि 1937 में इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, प्रांतों में इलेक्शन हुए। और मैं नहीं जानता कि हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि उस समय जब चुनाव हुए, और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूं मैं, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग सारी सीटों पर हारी, और उसको केवल 4.8% वोट मिले। एक पार्टी जिसको 4.8% मुस्लिम समाज के वोट मिले, उसके नेता को आपने बड़ा नेता बना दिया और उसके साथ नेगोशिएशंस करनी शुरू करें, क्योंकि वो आपको सूट करता था। अदरवाइज जो पंजाब के अंदर जीती वो थी यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब, जो मुस्लिम सीटें सारी जीत के आई थी। दूसरी पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, बंगाल के अंदर, जो सारी सीटें जीत कर आई थी। अगर मुस्लिम समाज के कोई रिप्रेजेंटेटिव उस समय थे भी, तो ये दो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको सारी प्रोसेस से अलग रखा गया। आप ऐसा चाहते ही थे ना, इसका मतलब करना कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीता, रिप्रेजेंटेटिव नहीं था उस समाज का, आपने उसको इतना बड़ा बना दिया और उसके साथ सारा नेगोशिएशन किया। कितनी बड़ी हिस्टोरिक भूल है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्ट्री के लोग को सोचना समझना चाहिए इसमें। और इसी कारण से मैं समझता हूं कि संविधान ने, लेकिन अब तो क्या है, अपनी व्यवस्था है कि संविधान ने देश को एक रखा है, हर संकट का मुकाबला किया है। आज 2023 में ऐसा कोई संकट नहीं है। आज यदि संकट आता है तो 131 करोड़ लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे उसके लिए। ऐसे व्यवस्था बनाने के लिए मैं संविधान को भी बधाई देना चाहूंगा और संविधान बनाने वालों को भी बधाई देना चाहूंगा। एक और घटना का उल्लेख करूंगा कि 1929 की बात है। लॉर्ड इरविन, जो इस बिल्डिंग में रहने वाले लास्ट वॉइसराय थे, लॉर्ड इरविन, और उन्होंने 1929 में एक घोषणा करी, इसको इरविन डिक्लेरेशन के नाम से माना जाता है। शायद यहीं से करी होगी, यहां से नहीं की होगी तो उस जगह से करी होगी। ये ऐतिहासिक जगह है, यहां से वो इरविन डिक्लेरेशन हुआ 1929 के अंदर। उन्होंने क्या कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस भविष्य में दिया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस भविष्य में दिया जाएगा। इसको बड़ा फेमस इरविन डिक्लेरेशन है, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा हूं आज। उसको सारे भारत के नेताओं ने उसका स्वागत किया, क्योंकि उस समय तक नेताओं का सबका मन ये था कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा तो हम लोग ठीक है, उतने तक ही हमारा मन था, उससे आगे हम सोच नहीं रहे थे कंप्लीट। लेकिन देखिए, इरविन साहब ने तो डिक्लेरेशन किया, भारत के नेताओं ने स्वागत किया, सबका मन था अगर वो दे देते तो मिल भी जाता, अपने झंडे में भी यूनियन जैक लग जाता। लेकिन ब्रिटेन में इसका विरोध हुआ, ब्रिटेन के नेताओं ने इसका विरोध किया, ब्रिटेन की जनता ने इसका विरोध किया, और फाइनली क्या करा, ब्रिटेन ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं दे सकते हम भारत को, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दे सकते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी प्रॉमिस किया, नहीं दिया।
इरविन डिक्लेरेशन के बाद भी नहीं किया, तो फिर लॉर्ड इरविन को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसके अंदर गांधी जी आए, उसके अंदर नेहरू जी को बुलाया गया, जिन्ना साहब को बुलाया गया और सप्रू साहब को बुलाया गया। 4 लोग थे उस मीटिंग के अंदर। और तब इरविन ने कहा, लॉर्ड इरविन ने कहा, अभी समय नहीं आया कि हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस के बारे में सोच सकते हैं, कल को भविष्य में जो होगा देखेंगे उस समय। वो चारों नेता हतप्रभ रह गए कि ये प्रॉमिस हुआ था और उसके बाद में इरविन डिक्लेरेशन हो गया, भारत ने मन भी बनाया और ये हट गए। उसी समय शायद कांग्रेस ने तय किया और लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का रेजोल्यूशन पास किया। उससे पहले कांग्रेस ने कभी पास नहीं किया था पूर्ण स्वराज्य का। डोमिनेंट की बात कर रहे थे, डोमिनेंट मिलने जा रहा था, इरविन डिक्लेरेशन के बाद में वो मिला नहीं, अच्छा हो गया हमारे लिए मिला नहीं। इरविन साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि हमें नहीं मिला, अच्छी बात है कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात करी उससे सारे राजनीतिक चरित्र बदला, सारे देश का राजनीतिक चरित्र बदला और आज हमारा अपना झंडा है, अपना डंडा है, अपनी व्यवस्था है। ये इसी कारण से हुआ है। यहाँ कोई यूनियन जैक नहीं है, यूनियन जैक नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरह, न्यूजीलैंड की तरह और कनाडा की तरह और बहुत सारे देशों की तरह। आप ये देखें, मुझे नहीं मालूम हम में से कितनों ने देखा होगा, हम सबको मालूम है कि भगत सिंह जी को यहाँ रखा गया, एक जगह भी है, लेकिन वहां जेल डायरी है भगत सिंह की, और जो कोई विजिटर आता है तो हम उसको दिखाते भी हैं वो जेल डायरी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी हो, शायद न भी पढ़ी हो। आप ये देखो, 23 साल का वो बच्चा है जिसको फांसी होने वाली है और वो नई किताबें रोज पढ़ रहा है और उसमें जो उसको अच्छा लग रहा है वो उसको कोट भी कर रहा है, वहां लिख रहा है और अपनी कमेंट्री भी देने का प्रयास कर रहे हैं कुछ उसमें। यानी जो जाने वाला है उसको भी सीखने की एक ललक है, देश के प्रति एक प्यार है, अपने विचार, अपनी भावना, अपने आइडियाज को वो लिख रहे हैं उसके अंदर। वो जो जेल डायरी है वो पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा मन, देश के प्रति प्यार का मन बनेगा। हम जानते हैं कि उसके बाद 1931 में मार्च 23 को लाहौर की कोट लखपत जेल में उनको फांसी हुई, तो वो जरूर पढ़नी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए ही तो रामधारी सिंह दिनकर ने 1938 में लिखा, 31 में भगत सिंह को फांसी हुई, तो उन्होंने लिखा कि जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय। कितने लोग थे बिना लिए गर्दन का मोल। और अब अभी भारत के प्रधानमंत्री ने पिछली बार लाल किले से कहा कि प्लीज शेड कॉलोनियल पास्ट एंड टेक प्राइड इन अवर रूट्स, कि अब हमें गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने की आवश्यकता है और जो जो गुलामी के चिन्ह हैं उनको मिटाने की भी आवश्यकता है। अगले 25 वर्ष के लिए उन्होंने जो प्रण लिए, तो गुलामी की मानसिकता से हम बाहर आए। भारत का संविधान भी हमसे ये अपेक्षा रखता है। एक हरिओम पंवार साहब की कविता है संविधान पे, मैं उसकी कुछ लाइनें कोट करूंगा। उन्होंने संविधान नाम से ही उन्होंने एक कविता लिखी, अच्छे बड़े कवि हैं हिंदी के, कि संविधान अगर बोल रहा है तो क्या बोल रहा होगा संविधान। तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको कोट करता हूँ। संविधान कह रहा है कि मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मेरे वादे समता के हैं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा, मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। हमारे भारत में आजादी के बाद ही काला हांडी हुआ। बंगाल के फैमिन की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आजादी के बाद काला हांडी हुआ। यानी संविधान को कितना दुख हुआ होगा कि देश में कोई भूख से मरे। और मैं समझता हूं जब संविधान वालों ने लिखा तो आर्टिकल 47 की व्यवस्था करी। आर्टिकल 47 में कहा कि किसी भी सरकार का, जो भारत की सरकार है, उसका कर्तव्य होगा कि देश में कोई भूखा न मरे। उसका कर्तव्य है, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लोगों का जीवन स्तर उठाने पे काम करें, आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने का काम करें, प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। और एक और बात में भारत की सरकार को कि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया। ये छोटा फैसला नहीं है। इससे भारत की सरकार ने आजादी के इतने वर्ष के बाद इंश्योर किया कि भारत में कोई भूखा नहीं सोएगा, भारत में कोई भूखा मरेगा नहीं, कोई सोएगा नहीं। कई लोग मुझसे आके बात करते हैं, देखो जी कमाल कर दिया इन्होंने, इसकी क्या आवश्यकता थी। लोग क्या है, खाद्यान्न लेते हैं, गेहूं चावल लेते हैं, बेच देते हैं। अरे तो क्या हो गया अगर बेच भी देते हैं, लेकिन कोई भूखा आदमी नहीं बेचता खाना।
कोई भूखा आदमी खाद्यान्न नहीं भेजता है, अगर उसके पास में खाना है और खाना उसको लाया, तो अगर वो बेच भी रहा है तो देश की व्यवस्था में वो पैसा लग रहा है, वो उसका बच्चा स्कूल जाएगा, उसके लिए कोई और आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति होगी। तो सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया, मैं समझ रहा हूँ इसको उतना सराहा नहीं गया जितनी इसकी आवश्यकता थी। सबको लगा, इकोनॉमिस्ट को भी लगा कि इतना सारा खर्चा हो जाएगा। अरे खर्चा होगा, आजादी मिली किस लिए है कि देश में कोई भूखा न रोए, भूखा न सोए, उसकी व्यवस्था करी। तो एक लेवल 1 सरकार ने अचीव किया। मैं कम से कम इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, और हम सबको भी बधाई, सरकार को बधाई, और खासकर भारत के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक दूसरी बात हो रही है कि संविधान की ताकत, सुरक्षा की, अखंडता की रक्षा करी, लेकिन एक और फ्लेक्सिबिलिटी ये संविधान हमको देता है कि आप इसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। ये दूसरा रूप निकालता है। 1976 में, 1975 में इमरजेंसी लगी और बहुत कंट्रोवर्शियल एक 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ। उसमें प्रीएम्बल में कुछ शब्द जोड़े गए, चलो वहां तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। उसमें जोड़ा सोशलिस्ट, उसमें जोड़ा सेक्युलर। तो भारत तो सेक्युलर है ही, भारत तो सोशलिस्ट, भारत का मन से सोशलिस्ट है ही। आप रख देते तो भी ठीक था। उस समय के लोगों ने सोचा कि इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो वो है ही, रख दिया तो भी कोई बात नहीं। और एक यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी, अखंडता, एकता और अखंडता, तो इसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन जो उसमें कंट्रोवर्शियल था वो क्या था? संसद के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी उस समय की जो सरकार थी वो किसी न्यायालय से हारी थी, उसके लिए इमरजेंसी लगी थी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नियम ही बना देते हैं कि संसद के किसी फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, सांसदों और विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके फैसले का अधिकार भारत के राष्ट्रपति करेंगे। यानी जो सांसद हो गया, जो विधायक हो गया, अगर वो गलत चुन के आया, सही चुन के आया, कोई उसकी सदस्यता का इशू है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए। आप राजारायण कोर्ट में गए थे, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको राष्ट्रपति उसके मामले को तय करेंगे। और तीसरा, संसद का कार्यकाल 5 से 6 साल किया। ये जो 2 कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे, इमरजेंसी हटी, नई सरकार आई और उसने सबसे पहले 44th अमेंडमेंट किया और ये सारे प्रोविजंस रद्द किए। ये ताकत है संविधान कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद में उसको रद्द किया। उस समय दूसरी जो सरकार आई, ये बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, विचार कोई हो सकते हैं, पार्टी कोई हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। कि जो चीज, आखिर कोई भी निर्णय अगर संसद लेती है और उसको अगर कोर्ट में उसकी स्क्रूटनी होती है तो वो और मजबूत ही होगा वो। लेकिन अगर उसको नहीं होगा तो वो ऑटोक्रेसी की तरफ डेमोक्रेसी बढ़ेगी। उसको रोका, कुछ साल चला, 2-4 साल, 2-3 साल बाद वो हट गया। मैं मानता हूं कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी, इतने ऑल्टरनेटिव रूट देता है हमारा ये संविधान, तो बनाने वालों ने बहुत ही ध्यान से सोच समझकर सभी प्रश्नों का उत्तर दे। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता भी है ये। एक क्या है कि संविधान अपेक्षा करता है अब कि भारत में चलो भूखा कोई नहीं सोएगा, लेकिन भारत बहुत पुरानी डेमोक्रेसी भी है, लेकिन भारत ताकतवर बने और भारत विश्व का नेतृत्व इसलिए नहीं करे, मानवता के लिए करे, मानवता के लिए करे, संविधान अपेक्षा रखता है। और मैं आजकल तो कहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 47 में डेवलप्ड नेशन बनेगा, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट होने की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नई टेक्निक्स की जरूरत है। और वो कहां से आएगी? यूनिवर्सिटीज से आएगी। वो कहां से आएगी? यूनिवर्सिटी से निकले स्कॉलर्स से आएगी, यूनिवर्सिटी से निकले स्टूडेंट्स सब उस पर काम करेंगे। यदि 49% लोग हमारे आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, विश्व के जितने गरीब देश हैं वहां 49%, 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। क्योंकि वो एग्रीकल्चर से आपका घर ही घर चल सकता है, आपके पास पैसा नहीं हो सकता। वो व्यवस्था ही नहीं है उस सेक्टर के अंदर जब तक कि जबकि उसमें उसका जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे आगे ना उसको बढ़ाया। 1900 में अमेरिका के अंदर 45% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे और खाद्यान्न उगाते थे, मुझे कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन 100 वर्ष के बाद में वहां केवल 5% लोग काम करते हैं और जितना उगाते थे उससे 5 गुना उगाते हैं। 5% से, मतलब 5% से कम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर सेक्टर को अब बदलने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा भविष्य बने। ये एक यूनिवर्सिटीज का काम है कि ये मन बनाने का भी, और कैसे टेक्नोलॉजी भारत की आएगी। अगर हम सिर्फ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी की तरफ सोचते हैं तो शायद हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें भारत आधारित टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए, क्योंकि हम 131 करोड़ का देश है, उस तरीके से कैसे आगे करना है, ये एक बहुत बड़ा काम है जो हमें करना चाहिए। क्योंकि तभी जो है
आखिर 25 वर्ष में अगर हमको डेवलप्ड नेशन बनना है आज के पैरामीटर्स के हिसाब से, तो 10% की ग्रोथ रेट चाहिए, और वो ग्रोथ रेट कैसे आएगी? वो हमारी व्यवस्थाओं से आएगी। इसलिए जब बात होती है कि इनोवेशन, ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी भारत की शिक्षा में आए, ओरिजिनलिटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भारत की शिक्षा में आए और भारत आधारित रिसर्च पर हम ध्यान दें, तभी इसको हम अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे, वरना थोड़ा डिले भी हम ना कर जाएं। तो देखिए, राजनीतिक रूप से तो अपनी जगह वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा जगत को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस दिशा में काम करने की चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बारे में कहती भी है, क्योंकि इसीलिए कोई भी ऐसी चीज हम न करें जो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करती हो। और जो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं उनको सही दृष्टि से इसको देखकर और नए नए सुझाव, नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। देश का मन तो बना हुआ है, लेकिन उनको कई बार ये नहीं समझ आ रहा कि कितना कितना करना चाहिए। वो हम अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो 26 जनवरी की हमारी भी अपनी सार्थकता होगी, और शायद ये गणतंत्र दिवस जो गण का तंत्र है, लोगों की व्यवस्था है, वो हमसे ये अपेक्षा भी रखता है कि हम जो है इस तरीके से करें। एक चीज जो मैं अंतिम बात कह के खत्म करूंगा कि संविधान ने ये नहीं सोचा था कि देश प्रेम की कभी कमी पड़ेगी देश में, इसलिए उस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा। पहले आर्टिकल से लेकर 395 में उसकी व्यवस्था उन्होंने नहीं करी, क्योंकि वो तो देश प्रेम से भरे हुए लोग थे। उन्होंने सोचा नहीं था कभी कि 75 वर्ष की आजादी के बाद इतनी अपनी चिंता करने वाले बढ़ जाएंगे, देश की चिंता करने वाले कम हो जाएंगे। उन्होंने शायद उस समय कभी सोचा नहीं था। पर मैं समझता हूँ कि हमको सोचना चाहिए कि देश प्रेम कैसे बढ़े, और उसकी जगह केवल विश्वविद्यालय और शिक्षा का तंत्र है कि अपने देश से प्यार करने वाले बच्चे हम तैयार करें। आप में कमी है, अपनी सोच को बदलिए, विचार को बदलिए, क्योंकि ये राष्ट्र अपनों से बहुत ही ज्यादा चला गया है। आगे ऐसा ना हो, ये शिक्षा व्यवस्था करे, ये शिक्षा से जुड़े लोगों से भी अपेक्षा है। इसी कारण से प्राध्यापकों को अपने मन को देश के हित में काम करने की आवश्यकता है। आप करते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन और आवश्यकता है। 25 साल का जो कालखंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको वो टारगेट अचीव करना है जो देश ने सेट किया है अपने लिए, तो हमको देश प्रेम की बहुत आवश्यकता है। और उसको बढ़ाने का काम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी ना करें, हर दिन करें, हर मन करे, तभी इसकी सार्थकता होगी। आप सबको फिर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।